जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद रमन में। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं उत्तराखंड जिला सीरीज़ को, जिसमें हम उत्तराखंड के सभी जिलों को डिटेल में पढ़ेंगे। हम उत्तराखंड के 13 जिलों को यहाँ पर कवर करेंगे और हर ज़िले के बारे में कंप्लीट स्टडी करेंगे। तो आज हमारा पहला दिन है। आज हम पढ़ने वाले हैं हरिद्वार ज़िले के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे हरिद्वार की भौगोलिक स्थिति और उसके मानचित्र के बारे में। यह हरिद्वार का मानचित्र है, ध्यान रखिएगा। हरिद्वार के पूर्व में वो किस जिले से सीमा बनाता है? पौड़ी जिले से। और उसके उत्तर पूर्व में देहरादून जिला स्थित है। यानी कि हरिद्वार जो है वो 2 जिलों से सीमा बनाता है उत्तराखंड के। साथ ही हरिद्वार एक अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाता है। किस राज्य से सीमा बनाता है वो? यूपी से, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश से हरिद्वार जो है वो अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। इसके पश्चिम से लेकर पूरा दक्षिण में उत्तर प्रदेश फैला हुआ है। साथ ही आपको एक चीज़ और याद रखनी है, ये उत्तर प्रदेश के किन जिलों से सीमा बनाता है अगर आपसे पूछे तो उत्तर प्रदेश के ये 3 जिलों से सीमा बनाता है: सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और बिजनौर। हरिद्वार जो है उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से सीमा बनाता है? 3 जिलों से: सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और बिजनौर। अब हम देखेंगे इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में। देखिए, हरिद्वार जिले की जो स्थापना हुई थी, हरिद्वार जिले की स्थापना 28 दिसंबर 1988 को हुई थी, 28 दिसंबर 1988 में। एक चीज़ इससे याद रखिएगा, जब इसका गठन हुआ था तब हरिद्वार को सहारनपुर मंडल में रखा गया था। पहले जब इसका गठन होता है 28 दिसंबर 1988 को, तो हरिद्वार को सहारनपुर मंडल में रखा जाता है। लेकिन राज्य गठन के बाद, राज्य गठन यानी कि हमारा उत्तराखंड कब बना था? 9 नवंबर सन 2000 को। इसके बाद हरिद्वार जो है वो गढ़वाल मंडल का हिस्सा बन गया। इसे गढ़वाल मंडल में शामिल कर दिया गया 9 नवंबर सन 2000 राज्य गठन के बाद। पहले ये सहारनपुर मंडल में था जब इसका गठन हुआ था। हरिद्वार का जो क्षेत्रफल है, टोटल एरिया हरिद्वार का कितना है? तो ध्यान रखिएगा, 2390 किलोमीटर स्क्वायर, या हम बोल सकते हैं 2390 वर्ग किलोमीटर। हरिद्वार की स्थिति किस प्रकार की है? इससे आप एक पॉइंट याद रखिएगा, जो हरिद्वार है वो 2 पर्वतों के बीच में बसा हुआ एक जिला है। कौन से पर्वत है वो? बिल्व और नील पर्वतों के बीच में बसा हुआ है। ध्यान रखिएगा, बिल्व और नील पर्वतों के बीच में बसा हुआ एक जिला है हरिद्वार। हरिद्वार की अगर आकृति पूछे आपसे, हरिद्वार की आकृति किस तरीके की है, तो अगर हम मैप में देखेंगे, रियल मैप में देखेंगे, तो हमें उसमें लगेगा कि हरिद्वार जो है वो बैठे ऊंट के समान है। बैठे ऊंट के समान है। हरिद्वार जिले की आकृति किस प्रकार की है? बैठे ऊंट के समान। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आ चुका है। तो हरिद्वार की भौगोलिक स्थिति से आप इतने फैक्ट्स याद रखोगे। एक और चीज़ आप याद रखोगे, हरिद्वार जिले का निर्माण किस तरीके से हुआ है। अगर इसके निर्माण की प्रोसेस देखें तो जब हिमालय से नदियाँ नीचे बहकर मैदानों में आई हैं तो वो अपने साथ निक्षेप को लाई हैं। उन निक्षेपों से ही, अवशेषों से ही हरिद्वार जिले का निर्माण हुआ है। तो हरिद्वार की भौगोलिक स्थिति से आप इतना याद रखिएगा। अब हम देखेंगे हरिद्वार जिले के उपनाम। हरिद्वार जिले को और किन किन नामों से जाना जाता है? तो देखिए, हरिद्वार के बहुत सारे उपनाम हैं, तो आप सभी इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए, हरिद्वार को माया क्षेत्र बोला जाता है, मायापुरी बोला जाता है, स्वर्ग का द्वार बोला जाता है, स्वर्ग का द्वार बोला जाता है, तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार, तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार,
ये भी हरिद्वार को बोला जाता है। और गंगा द्वार, मायापुरी, चार धामों का द्वार, जो हमारे उत्तराखंड में चार धाम है उनका प्रवेश द्वार भी बोल सकते हैं, चार धामों का प्रवेश द्वार हो जाएगा यहाँ पर द्वार। इतने नाम हो गए। साथ ही हरिद्वार को कपिला नाम से भी जाना जाता है। कपिला नाम से क्यों जाना जाता है हरिद्वार को? देखिए, रामायण काल में हरिद्वार में एक ऋषि मुनि थे जिनका नाम था कपिल। तो कपिल ऋषि ने हरिद्वार में यहाँ पर तपस्या की थी इस क्षेत्र में, तो इसी वजह से इस क्षेत्र का नाम कपिला भी पड़ा। साथ ही हरिद्वार को कुपिला भी बोला जाता है। अब हरिद्वार का नाम कुपिला कैसे पड़ा? तो इसके पीछे एक बात याद रखनी है आपको। 1399 में 1399 में जब भारत में तैमूर लंका का आक्रमण हुआ था, तो तैमूर लंका एक इतिहासकार था जिसका नाम था सरुद्दीन। इस सरुद्दीन ने ही हरिद्वार को कुपिला कहकर बुलाया था या कुपिला नाम दिया था। साथ ही हरिद्वार को शिव की राजधानी किसने कहा था? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। हरिद्वार को शिव की राजधानी भी बोला जाता है। तो किसने नाम दिया था ये शिव की राजधानी? तो ध्यान रखिएगा, जहांगीर के शासनकाल में, जहांगीर के काल में एक यात्री हरिद्वार आता है जिसका नाम होता है टॉम कैरियट। तो टॉम कैरियट जो था, इसने हरिद्वार को शिव की राजधानी नाम दिया था। हरिद्वार का एक और नाम है मोयूलो। हरिद्वार को ये मोयूलो नाम किसने दिया था? तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध भी है, काफ़ी एग्जामों में पूछा गया है। हरिद्वार को मोयूलो किसने बोला था? तो ध्यान रखिएगा, ह्वेनसांग ने हरिद्वार को क्या नाम दिया था? मोयूलो। ह्वेनसांग का हरिद्वार में आगमन कब होता है? ह्वेनसांग का जो हरिद्वार में आगमन होता है वो 634 ईस्वी में होता है और इसने हरिद्वार को मोयूलो कहकर पुकारा। साथ ही इसने हरिद्वार का जो क्षेत्रफल बताया था वो बताया था 20 ली। यहाँ पर ली क्या है? ली जो है वो चीनी माप है, यानी कि चाइनीज़ में क्षेत्रफल को मापने के लिए जो यूनिट यूज़ की जाती है, मात्रक यूज़ किया जाता है, वो ली है। तो हरिद्वार का क्षेत्रफल इसने 20 ली बताया था। ह्वेनसांग ने जो हरिद्वार में गंगा नदी बहती है, इस गंगा नदी को भी एक उपनाम दिया था, महाभद्रा। ध्यान रखिएगा, इतने फैक्ट्स आप ह्वेनसांग से याद रखेंगे। ह्वेनसांग कब हरिद्वार में आया था? 634 ईस्वी में आया था। इसने हरिद्वार को मोयूलो कहकर पुकारा, मोयूलो नाम दिया और इसने इस एरिया की जो क्षेत्रफल बताया था हरिद्वार का वो 20 ली बताया था, जो कि चीनी माप है क्षेत्रफल की। और यहाँ पर गंगा नदी को जो नाम दिया था वो महाभद्रा नाम दिया था। ह्वेनसांग से आप एक और चीज़ याद रख सकते हैं, ये भारत में कब आया था? इसका भारत में आगमन 629 या कहीं पर 630 भी लिखा है ईस्वी में आता है। और किसके समय आता है? हर्षवर्धन के समय ये हमारे भारत में आता है। चीनी यात्री ये है, तो इतना आप इससे याद रखेंगे। अब हम देखेंगे हरिद्वार में प्रशासनिक ढांचे के बारे में। तो हरिद्वार के प्रशासनिक ढांचे में सबसे पहला पॉइंट है विधानसभा सीटें। हरिद्वार में कितनी विधानसभा की सीटें हैं? देखिए,
हमारे उत्तराखंड में टोटल 70 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से 11 विधानसभा की सीटें हरिद्वार में स्थित है। कौन कौन सी है वो इनके नाम देख लेते हैं। रुड़की, लक्सर, खानपुर, मंगलोर, पिरानकलियर, हरिद्वार, BHEL जिसे हम भेल बोलते हैं, ज्वालापुर, भगवानपुर, झबरेड़ा और हरिद्वार ग्रामीण। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, जो उत्तराखंड के 13 जिले हैं उनमें सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें जिस जिले में है वो हरिद्वार ही है। और हरिद्वार की कितनी विधानसभा सीटें SC के लिए यानी कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, तो हरिद्वार की 3 विधानसभा सीटें हैं जो SC के लिए आरक्षित हैं। कौन कौन सी है वो, एक तो ज्वालापुर हो गई, भगवानपुर और झबरेड़ा। ये हरिद्वार में 3 सीटें हैं, ध्यान रखिएगा, 3 सीट जो कि SC के लिए आरक्षित है। और हरिद्वार सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटों वाला जिला है, ये मैंने आपको बता दिया। अगला पॉइंट है विकासखंड, ब्लॉक। हमारे उत्तराखंड में टोटल ब्लॉक कितने हैं, 95 टोटल उत्तराखंड में ब्लॉक्स हैं, जिनमें से हरिद्वार में कितने स्थित हैं, 6। कौन कौन से, भादराबाद, रुड़की, भगवानपुर, लक्सर, खानपुर और नारसन। साथ ही तहसीलें, तो हमारे उत्तराखंड में टोटल तहसीलें जो है वो 110 है, ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड में टोटल तहसीलें 110 है, जिसमें से हरिद्वार में 4 तहसीलें स्थित है। कौन कौन सी है, हरिद्वार, लक्सर, रुड़की और भगवानपुर। उत्तराखंड में किस जिले में सबसे कम तहसीलें स्थित हैं, तो उनमें से एक है हरिद्वार, ध्यान रखिएगा। केवल 4 तहसीलें हैं हरिद्वार में। जनघनत्व, नेक्स्ट पॉइंट है जनघनत्व। हरिद्वार का जनघनत्व कितना है। सबसे पहले तो जनघनत्व होता क्या है, देखिए प्रति 1 किलोमीटर के एरिया में जितने लोग रहते हैं उसको हम उस एरिया का जनघनत्व बोलते हैं। तो हरिद्वार का जनघनत्व कितना है, 801, ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड के किस जिले का जनघनत्व सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा जनघनत्व जो है वो हरिद्वार का ही है, 801। लिंगानुपात, हरिद्वार का लिंगानुपात कितना है, तो हरिद्वार का जो लिंगानुपात है वो 880 है, 880। क्या होता है लिंगानुपात, तो ध्यान रखिएगा। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को हम उस क्षेत्र का, उस एरिया का लिंगानुपात कहते हैं। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को, तो हरिद्वार का लिंगानुपात कितना है, 880। नेक्स्ट है हरिद्वार की साक्षरता। देखिए हरिद्वार की साक्षरता किससे बोलते हैं, लिटरेसी रेट कितना है, तो हरिद्वार की जो कुल साक्षरता है वो है 73.43% यानी कि 73.43%। ये हरिद्वार की कुल साक्षरता है। जबकि यहाँ की पुरुष की साक्षरता कितनी है, 81.04%, और महिला साक्षरता या स्त्री साक्षरता कितनी है, 64.79%। यानी कि हरिद्वार में महिलाओं के मुकाबले जो पुरुष हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, और ये हरिद्वार की कुल साक्षरता हो गई। अब हम देखेंगे हरिद्वार के पर्यटक स्थलों के बारे में, टूरिस्ट प्लेस के बारे में। तो देखते हैं कौन कौन सी पर्यटक स्थल जो कि बहुत प्रसिद्ध है हरिद्वार में स्थित है। तो देखते हैं, सबसे फर्स्ट है हर की पौड़ी। हर की पौड़ी बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है और साथ ही बहुत ही पवित्र स्थल माना जाता है। तो हरिद्वार में सबसे पहले तो ये गंगा नदी के किनारे बसा स्थल है, गंगा नदी के किनारे बसा है। दूसरा, हर की पौड़ी का निर्माण किसने करवाया था, तो हर की पौड़ी का जो निर्माण है वो हमारे देश में एक राजा हुए हैं, विक्रमादित्य। ध्यान रखिएगा, विक्रमादित्य नाम के राजा ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है।
और विक्रमादित्य ने ही अपने ये निर्माण इनका क्यों इसका निर्माण करवाया था, तो ध्यान रखिएगा अपने भाई की याद में। इनका एक भाई था बृहदहरि, बृहदहरि, तो बृहदहरि की याद में विक्रमादित्य ने, राजा विक्रमादित्य ने हर की पौड़ी का निर्माण कराया था। इसी हर की पौड़ी में ही ब्रह्मकुंड भी स्थित है, जो कि धार्मिक स्थिति से बहुत ही प्रसिद्ध जगह है ब्रह्मकुंड, तो वो भी हर की पौड़ी में ही स्थित है। अब हम देखते हैं कुशावर्त घाट के बारे में। कुशावर्त घाट, कुशावर्त घाट किस चीज़ के लिए फेमस है, ध्यान रखिएगा। कुशावर्त घाट जो है, यहाँ पर हमारे भारत में प्राचीन काल में एक बहुत महान ऋषि हुए जिनका नाम था दत्तात्रेय ऋषि। इन्होंने एक पैर पर खड़े होकर तपस्या करी थी। इस कुशावर्त घाट का निर्माण किसने करवाया था, तो ध्यान रखिएगा अहिल्याबाई, इनका नाम आपने सुना होगा अहिल्याबाई। अहिल्याबाई नाम की जो रानी थी, इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। ध्यान रखिएगा। और ये किस चीज़ के लिए फेमस है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर श्राद्ध और पिंडदान ये किए जाते हैं, इनके लिए फेमस है। श्राद्ध वगैरह होते हैं यहाँ पर, और पिंडदान वगैरह भी यहाँ पर किया जाता है। तो कुशावर्त घाट इस चीज़ के लिए फेमस है। नेक्स्ट है कंखल। कनखल, तो कनखल से आप अवगत होंगे। कनखल, ये जो कनखल नाम की जगह है, इसका जिक्र कालिदास ने अपनी रचना मेघदूत में भी किया है। ध्यान रखिएगा, मेघदूत, मेघदूत में इसका वर्णन है। किसकी रचना है मेघदूत? कालिदास की रचना है। ध्यान रखिएगा, मेघदूत में इसका वर्णन है। साथ ही कंखल में ही दक्ष प्रजापति मंदिर स्थित है। शमशान मंदिर स्थित है। और सती कुंड भी यहीं पर स्थित है। सती कुंड वही कुंड है जहाँ पर माता सती ने जो अग्नि में अपनी आहुति दे दी थी। तो सती कुंड भी कहाँ पर स्थित है? कंखल में ही स्थित है। देखिए, नारायण शिला, या जिसे हम नारायणी शिला भी बोलते हैं, ये भी कहाँ पर स्थित है? ये भी कंखल में ही स्थित है। नेक्स्ट है भीमगोड़ा। भीमगोड़ा किस चीज़ के लिए फेमस है? देखिए, भीमगोड़ा से आप एक चीज़ याद रखेंगे। पहली बात तो ये हरिद्वार में स्थित है, और भीमगोड़ा जो था हमारे उत्तराखंड में जब गोरखा शासन चल रहा था, जब गोरखाओं का आधिपत्य था, तो गोरखा शासन काल में जो भीमगोड़ा था वो दासों का बिक्री केंद्र था। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर दासों को, गुलामों को बेचा जाता था। जो गोरखा लोग थे वो दासों को बेचते थे। तो दासों का बिक्री केंद्र, प्रमुख बिक्री केंद्र था भीमगोड़ा, गोरखा शासन काल में। इतने पर्यटक स्थल आप हरिद्वार के याद रखेंगे। अब हम देखेंगे हरिद्वार में स्थित प्रमुख मंदिरों को। तो हरिद्वार में कौन कौन से बहुत फेमस मंदिर हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले माया देवी मंदिर। माया देवी मंदिर, इन्हीं के नाम पर हमारे हरिद्वार का नाम भी पड़ा है, मायापुरी या फिर माया क्षेत्र। नीलेश्वर महादेव मंदिर, काफ़ी सुंदर मंदिर है नीलेश्वर महादेव मंदिर। चंडी देवी मंदिर और मनसा देवी मंदिर, ये दोनों मंदिर जो है काफ़ी प्रसिद्ध है। काफ़ी जो यहाँ पर लोग जो है वो आते हैं। इनसे जुड़ी आपको कुछ बातें भी याद रखनी है, जैसे कि अगर आपसे पूछे चंडी देवी मंदिर की स्थापना कब होती है, तो चंडी देवी मंदिर की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1920
में, ध्यान रखिएगा 1929 में। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो सुचत सिंह ने इसकी स्थापना करी थी। और एक और चीज़, इन दोनों मंदिरों से ये क्वेश्चन आता है कि चंडी देवी मंदिर और मनसा देवी मंदिर किन पर्वतों पर स्थित है। तो इसको याद रखने की एक ट्रिक है, छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ आपको। देखिए एक शब्द याद रखिएगा, बम। तो हरिद्वार, अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था, हरिद्वार जो है वो बिल्व और नील पर्वत पर बसा हुआ है, या बिल्व और नील पर्वत के बीच में बसा हुआ एक जिला है। तो देखिए माँ से हो जाएगा यहाँ पर मनसा, यानी कि मनसा देवी मंदिर, और बा से हो जाएगा बिल्व पर्वत। तो मनसा देवी मंदिर जो है वो बिल्व पर्वत पर है, और दूसरा पर्वत कौन सा बचा? नील पर्वत। तो चंडी देवी मंदिर जो है वो किस पर्वत पर स्थित है? नील पर्वत पर स्थित है, नील पर्वत पर स्थित है। और मनसा देवी मंदिर किस पर स्थित है? बिल्व पर्वत पर, बिल्व पर्वत पर स्थित है। नेक्स्ट है भारत माता मंदिर। भारत माता मंदिर ध्यान रखिएगा उत्तराखंड का सबसे ऊंचा मंदिर है, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा मंदिर है पूरे उत्तराखंड का। कितनी ऊंचाई है इसकी? इसकी ऊंचाई है 180 फीट। ध्यान रखिएगा भारत माता मंदिर की ऊंचाई कितनी है? 180 फीट। ये कितने मंजिला है? 8 मंजिला। इसके अंदर जो है 8 मंजिल है। भारत माता मंदिर की स्थापना कब होती है? इसकी जो स्थापना होती है वो होती है 1983 में। और किसके द्वारा की जाती है? स्वामी सत्यमित्र नंद जी द्वारा। ध्यान रखिएगा स्वामी सत्यमित्रानंद जी द्वारा इनकी जो भारत माता मंदिर की स्थापना जो है की जाती है। और इस मंदिर का उद्घाटन किसने किया था? ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका जो उद्घाटन जो था वो किसने किया था? श्रीमती इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी ने। तो भारत माता मंदिर से आप 3 पॉइंट इसमें याद रखेंगे। इसका निर्माण कब होता है? 1983 में स्वामी सत्यमित्रानंद गुरु जी द्वारा। और इसकी जो ये उत्तराखंड का सबसे ऊंचा मंदिर है, कितनी ऊंचाई है? 180 फीट है, 8 मंजिला ये मंदिर है। और इसका उद्घाटन किसने किया था? श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसका जो उद्घाटन है वो किया था। नेक्स्ट है रामेश्वर महादेव मंदिर और गंगा माता मंदिर। ये जो गंगा माता मंदिर है इससे जुड़ी आप एक बात याद रखिएगा, जो इसका जीर्णोद्धार था, गंगा माता मंदिर का जीर्णोद्धार मतलब होता है रिनोवेशन जो था वो किसने करवाया था? तो अकबर के सेनापति था एक, अकबर का सेनापति जिसका नाम था राजा मानसिंह। राजा मानसिंह। तो राजा मानसिंह ने ही गंगा माता मंदिर का जो है वो जीर्णोद्धार करवाया था। ये कुछ प्रमुख मंदिर है। इनके अलावा एक मंदिर और याद रखिएगा, एक है मकर वाहिनी गंगा मंदिर, और एक है नारायण बली मंदिर। तो ये दोनों मंदिर भी हरिद्वार के प्रमुख मंदिरों में से एक है। देखिए अब हम पढ़ेंगे हरिद्वार के प्रमुख या प्रसिद्ध मेलों के बारे में। हरिद्वार में कौन कौन से मेले लगते हैं? तो सबसे पहला और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मेला है वो है कुंभ मेला। ध्यान रखिएगा हमारे देश में 4 स्थानों पर कुंभ मेला लगता है। कौन कौन से? हरिद्वार, नासिक, उज्जैन, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज। और कौन कौन सी नदी के तट पर लगता है ये भी आपसे क्वेश्चन आता है। तो हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर, नासिक में गोदावरी नदी के तट पर, उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर, और प्रयागराज में गंगा और यमुना के संगम पर।
इन 4 स्थानों में जो हमारा जो कुंभ मेला है वो लगता है, ध्यान रखिएगा। हरिद्वार, नासिक, उज्जैन, प्रयागराज। हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर, नासिक में गोदावरी, उज्जैन में शिप्रा नदी और प्रयागराज में गंगा और यमुना के संगम पर लगने वाला मेला है कुंभ मेला। देखिए जो कुंभ मेला है वो प्रत्येक 12 वर्षों में लगता है। पहली बात तो ये आपको याद रखनी है, प्रत्येक 12 वर्षों में लगने वाला मेला है। ये मेला कब से कब तक लगता है अगर आपसे पूछे तो ध्यान रखिएगा, ये मकर संक्रांति से गंगा दशहरे तक लगता है। गंगा दशहरे तक लगने वाला मेला ये कुंभ मेला। 2021 में देखिए 2021 में जो कुंभ मेला अभी लगा था तो इसका थीम क्या था? इसका जो थीम था 2021 में जो कुंभ मेला था उसका थीम था, ये आपको याद रखना है, ग्रीन क्लीन कुंभ। ध्यान रखिएगा, ग्रीन क्लीन कुंभ जो था वो 2021 में जो कुंभ मेला हरिद्वार में लगा था उसकी थीम थी ग्रीन क्लीन कुंभ। ये जो कुंभ मेला है वो गुरु जो है वो राशि है और कुंभ भी राशि है, तो गुरु राशि के कुंभ में प्रवेश करने पर लगता है। गुरु के कुंभ में और सूर्य के मेष राशि में प्रवेश करने पर यह मेला लगता है। ध्यान रखिएगा, जब गुरु राशि कुंभ में प्रवेश करती है और सूर्य राशि मेष में प्रवेश कर जाती है तब ये मेला लगता है। और इस मेले की शुरुआत, कुंभ मेले की शुरुआत किसके समय हुई थी भारत में? तो ध्यान रखिएगा, हर्षवर्धन, वही हर्षवर्धन जिसके समय ह्वेनसांग आया था, तो हर्षवर्धन के समय इसकी शुरुआत होती है। एक और चीज़ आप याद रखेंगे, सन 2010 में जो गणतंत्र दिवस पर जो कर्तव्य पथ पर जो झांकी निकाली जाती है प्रत्येक राज्य की, उसमें उत्तराखंड राज्य की जो थीम थी वो कुंभ मेला ही थी। ध्यान रखिएगा, गणतंत्र दिवस पर 2010 में झांकी की थीम गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर सभी राज्यों की जो झांकियाँ निकाली जाती हैं, तो 2010 में ये कुंभ मेला जो थी वो हमारी उत्तराखंड की झांकी की थीम थी। तो इतने फैक्ट्स आप कुंभ मेले से याद रखें। नेक्स्ट है गुगाल का मेला। तो गुगाल का मेला भी हरिद्वार में लगने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेला है। कहाँ पर लगता है ये लगता है ज्वालापुर में। ध्यान रखिएगा, जो कि हमारे हरिद्वार की SC आरक्षित विधानसभा सीट है, ज्वालापुर में लगता है। उर्स मेला, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। उर्स मेला, इसे हम पिरान कलियर मेला भी बोलते हैं, क्योंकि ये कहाँ लगता है? पिरान कलियर पर लगता है। और ये हिंदू मुस्लिम एकता का भी प्रतीक है, एक तरीके से हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। और साथ ही जो ये उर्स मेला है ये किन की दरगाह पर लगता है, तो वो भी आपको याद रखना है, हजरत अलाउद्दीन अहमद शाबिर की दरगाह पर ये लगता है। तो उर्स मेले से आपको 3 बातें याद रखनी है। सबसे पहले तो इसे पिरान कलियर का मेला भी कहते हैं, क्योंकि पिरान कलियर में लगता है ये रुड़की में ये, हाँ रुड़की में है ये स्थान। ध्यान रखिएगा, हमारे द्वार में रुड़की जो है एक प्रमुख शहर है, तो रुड़की में है ये पिरान कलियर और वहाँ पर ये मेला लगता है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है और हजरत अलाउद्दीन अहमद साबिर की दरगाह पर ये मेला लगता है। नेक्स्ट मेला है जटाशंकर मेला। तो इतने मेले हैं जो आप हरिद्वार से याद रखेंगे। अब हम देखेंगे हरिद्वार में स्थित प्रमुख आयोग, संस्थान और अनुसंधान केंद्र कौन कौन से हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे फर्स्ट है राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? हरिद्वार में स्थित है। इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है 1978 में।
नेक्स्ट है भारतीय सिंचाई अनुसंधान संस्थान, यह भी हरिद्वार में स्थित है। इसकी स्थापना जो होती है, स्थापना होती है 1928 में। नेक्स्ट है केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, इसकी जो स्थापना होती है, ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना होती है 1947 में, लेकिन इसे संस्थान का दर्जा कब मिलता है, संस्थान का दर्जा कब मिलता है, वो मिलता है 1953 में। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर, यह भी हरिद्वार रुड़की में स्थित है। नेक्स्ट है क्वांटम यूनिवर्सिटी, क्वांटम विश्वविद्यालय जिसे हम कहते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट IIT रुड़की, IIT रुड़की के बारे में हमें डिटेल में कुछ जानना है, तो हम IIT रुड़की के बारे में हम देखेंगे। IIT रुड़की के बारे में, IIT जो रुड़की है इसकी स्थापना कब होती है, तो IIT रुड़की की जो स्थापना होती है वो होती है 1847 में। 1847 में इसकी स्थापना थॉमस कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, थॉमस कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग के नाम से इसकी स्थापना 1847 में की जाती है। 1949 में जो IIT रुड़की है उसे यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलता है, ध्यान रखिएगा, 1949 में यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलता है। और ये डेट जो सबसे इम्पोर्टेंट है, 21 सितंबर 2001, 21 सितंबर 2001 को इसे देश के 7वें IIT के रूप में मान्यता मिल जाती है, ध्यान रखिएगा। तो ये 3 डेट है जो आपको IIT रुड़की से याद रखनी है। सबसे पहले तो 1847 जिसमें इसकी स्थापना होती है थॉमस कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग के नाम से। और हाँ, एक और चीज़, ये जो था ये पूरे एशिया का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज था, ध्यान रखिएगा, पहला इंजीनियरिंग कॉलेज था ये पूरे एशिया का। उसके बाद 1949 यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलता है इसे, और 21 सितंबर 2001 इसे देश के 7वें IIT के रूप में मान्यता मिल जाती है। अब हम देखते हैं उत्तराखंड में स्थित जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के बारे में, UKPSC, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। तो देखिए, इस UKPSC को बनाने के लिए जो अधिसूचना जो जारी हुई थी वो हुई थी 14 मार्च 2001 को। ध्यान रखिएगा कि उत्तराखंड में जो एक लोक सेवा आयोग बनाया जाएगा जिसे हम UKPSC बोलेंगे, उसकी जो अधिसूचना जारी हुई थी वो 14 मार्च 2001 को हुई थी। और ये संगठन यानी कि इसका निर्माण कब हुआ, तो निर्माण इसका होता है 15 मई 2001 को, ध्यान रखिएगा। और लोक सेवा आयोग का किसी भी राज्य में चाहे हो, लोक सेवा आयोग का जो निर्माण होता है वो किस अनुच्छेद के तहत होता है, यानी कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोक सेवा आयोग के गठन की बात की गई है। तो ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 315 यानी कि आर्टिकल 315 के तहत ही किसी भी राज्य में लोक सेवा आयोग का जो निर्माण किया जा सकता है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे NP नवानी जी, NP नवानी जी, जिनका कार्यकाल जो था वो 4 माह तक रहा था, 4 महीने तक ही इन्होंने अपनी सर्विस दी थी। दूसरे अध्यक्ष जो थे वो थे K आर्य। और अगर आपसे पूछे UKPSC की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो UKPSC की पहली महिला अध्यक्ष जो थी वो थी सुधा रानी पांडे, ध्यान रखिएगा। और वर्तमान में UKPSC में कुल सदस्य कितने हैं, अध्यक्ष सहित, तो ध्यान रखिएगा अगर अध्यक्ष सहित पूछेगा कुल सदस्य तो 7 है, जिसमें से 1 अध्यक्ष होता है प्लस 6 अन्य सदस्य होते हैं। तो इतनी जानकारी आप उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से याद रखेंगे। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय जो कि हरिद्वार में स्थित है, इसके बारे में देखिए,
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की जो स्थापना होती है वो कब होती है? देखिए, इसकी जो स्थापना हुई थी वो सन 1900 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी अगर आपसे पूछेगा तो पंजाब में इसकी स्थापना होती है। लेकिन उत्तराखंड में कब ये शिफ्ट हुआ था, उत्तराखंड में इसका स्थानांतरण कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा 1902 में। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तराखंड में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना कब होती है? तो वो होती है 1902 में। इस उत्तराखंड में जो ये गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय है, इसको डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला था? तो ध्यान रखिएगा, इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा 1965 में यानी कि 1965 में मिला था। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे स्वामी श्रद्धानंद। इतनी बातें आपको गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से याद रखनी है। अब हम देखेंगे हरिद्वार में स्थित नदियाँ और नहरें। तो देखिए, हरिद्वार में मुख्यतः एक ही नदी जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है गंगा नदी। गंगा नदी, गंगा नदी के बारे में अगर हम जानें तो इसका जो उद्गम होता है वो उत्तरकाशी से, उत्तरकाशी के गोमुख से होता है। उत्तरकाशी में एक स्थान है गोमुख, तो वहाँ से इसका जो है गंगा नदी का उद्गम होता है। लेकिन जब इसका उद्गम होता है तब इसका नाम गंगा नहीं होता, तब इसका नाम होता है भागीरथी नदी। भागीरथी नदी, भागीरथी नदी जब देवप्रयाग में अलकनंदा से संगम करती है, अलकनंदा से संगम करती है, इसके बाद से इसका जो नाम हो जाता है वो गंगा नदी हो जाता है। अगर आपसे पूछे देवप्रयाग से हरिद्वार तक, क्योंकि देवप्रयाग के बाद ही इसका नाम गंगा हुआ है, तो देवप्रयाग से हरिद्वार तक इस गंगा नदी की लंबाई अगर आपसे पूछे तो ध्यान रखिएगा इसकी लंबाई हो जाती है 96 किलोमीटर। कुछ एनसीईआरटी की जो बुक्स है उसमें ये लंबाई 110 किलोमीटर भी दी हुई है। तो आपको दोनों ही याद रखना है। ध्यान रखिएगा, देवप्रयाग में जब गंगा नदी बन चुकी है उसके बाद से हरिद्वार तक में जो इसकी लंबाई है वो बता रहा हूँ मैं 96 किलोमीटर होती है। एनसीईआरटी बुक्स में से 110 किलोमीटर दिया हुआ है। तो बाद में ये जो गंगा नदी होती है, ये गंगा नदी बाद में ये गंगा नदी यूपी में बिजनौर में प्रवेश कर जाती है। हमारे हरिद्वार से निकलकर यूपी के बिजनौर में प्रवेश कर जाती है। तो इस तरीके से कुछ गंगा नदी का सिस्टम है, तंत्र है, तो आप इसे याद रखेंगे। और यहाँ पर जो नहरें की बात की गई है, उत्तराखंड में हरिद्वार में एक ही सबसे इम्पोर्टेंट नहर है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आते ही रहते हैं, जिसका नाम है ऊपरी गंगा नहर। ऊपरी गंगा नहर। अगर आपसे कभी पूछेगा उत्तराखंड की सबसे पुरानी नहर कौन सी है, तो यही है। ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड की सबसे पुरानी नहर, सबसे पहली बात तो उत्तराखंड की सबसे पुरानी नहर है ऊपरी गंगा नहर। इसका निर्माण कब होता है? देखिए, इसका जो निर्माण है वो 1842 में शुरू होता है। 1842 में शुरू होता है और 1853 में खत्म होता है, या जिसे हम बोले कंप्लीट होता है। ऊपरी गंगा नहर का जो निर्माण है 1842 में शुरू होता है और 1853 में ये बनकर पूरी हो जाती है। इसके निर्माण का जो श्रेय है, निर्माण का श्रेय, ऊपरी गंगा नहर के निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, पीबी कोटले को। पीबी कोटले को ही उत्तराखंड का आधुनिक भगीरथ भी कहा जाता है। आधुनिक भगीरथ भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि भगीरथ जो थे, जिनकी वजह से धरती पर गंगा नदी का आगमन हुआ था, उसी तरीके से
पीबी कोटले ने ही गंगा सिस्टम को, जो एक गंगा नदी तंत्र था, इसको आगे इस तरीके से डिवाइड किया, जो ऊपरी गंगा नहर उन्होंने बनाई उस तरीके से डिज़ाइन किया कि जो नीचे के जो एरिया है जैसे रुड़की वगैरह एरिया हो गया और उसके यूपी में जितने भी एरिया जैसे बिजनौर, मुजफ्फरनगर वगैरह, इन सभी में जो है पानी की जो व्यवस्था है उसको, उस पानी की व्यवस्था को क्या किया गया, पूर्ण किया गया। तो इसको भी आप याद रखेंगे, इसलिए पीबी कोटले को आधुनिक भगीरथ कहा जाता है। जो उद्घाटन है, उद्घाटन ऊपरी गंगा नहर का उद्घाटन किसने किया था? तो हमारे देश में जो एक गवर्नर हुए लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी ने इस ऊपरी गंगा नहर का उद्घाटन किया था। तो इतने पॉइंट्स आप ऊपरी गंगा नहर से याद रखेंगे। एंड में हम जानते हैं हरिद्वार से जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे कि क्या आपको पता है हरिद्वार को अंग्रेजों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, और हरिद्वार को ही गेरुए मृत भांडों का नगर भी कहा जाता है। गेरुए मृत भांडों का नगर मतलब जो मिट्टी के बने बर्तन, जो प्राचीन, जब हम हरिद्वार की हिस्ट्री पढ़ेंगे, जब हम उत्तराखंड का इतिहास पढ़ेंगे, उसमें हम देखेंगे गेरुए रंग के जो मृत भांड मिले हैं वो सबसे ज़्यादा इसी क्षेत्र से मिले हैं, इसलिए गेरुए मृत भांडों का नगर भी इसे बोला गया है। अंग्रेजों का कब्रिस्तान भी बोला गया है। साथ ही आपको पता है हरिद्वार में एक शहर है जिसका नाम है रुड़की। तो रुड़की किस नदी के किनारे बसा है? तो रुड़की किस नदी के किनारे बसा है? ध्यान रखेंगे, सोलानी नदी के किनारे, सोलानी नदी के किनारे बसा है, सोलानी नदी के किनारे बसा है। अभी आपको मैंने बताया था ऊपरी गंगा नहर के बारे में कुछ पॉइंट्स। तो ऊपरी गंगा नहर जो है वो जब हरिद्वार से निकल जाती है तो वो यूपी के किस जिले में प्रवेश करती है? तो ध्यान रखिएगा, ऊपरी गंगा नहर मुजफ्फरनगर में प्रवेश करती है। ध्यान रखिएगा। एक और चीज़ आप याद रखेंगे, 24 जनवरी, ये डेट आपको याद रखनी है, 24 जनवरी 2021 को हरिद्वार की एक लड़की थी जिनका नाम था सृष्टि गोस्वामी। सृष्टि गोस्वामी, इन्हें उत्तराखंड का एक दिन का मुख्यमंत्री बनाया गया था। एक दिन की मुख्यमंत्री बनी थी ये, ध्यान रखिएगा, सृष्टि गोस्वामी। 24 जनवरी 2021 को उत्तराखंड की एक दिन की मुख्यमंत्री कौन बनी थी? सृष्टि गोस्वामी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद और बने रहिए मेरे चैनल के साथ। धन्यवाद।